स्वागत है। मैं आज मौजूद स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। जो मेरे पास अखबारों की कतरने हैं उस वही बड़ी खबर है हमारी, उसी बड़ी खबर पे आज बहस से पहले मैंने आज दो तीन चीजें कही थी और उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं, जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या कहता है। लिहाजा मैं एक बार फिर से अपनी डिबेट की तरफ आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं और डॉक्टर विशाल मिश्रा की तरफ रुख करता हूं। जनाब, अभी कुछ देर पहले बोला गया कि आखिर पीएफआई पे क्यों ऐसे चीजें कही हो, शक की बुनियाद वाली बात आई। लेकिन मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। मौलाना गौर करें आप। 2012 में केरल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था केरल में कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही नया रूप है। अभी प्रवर्तन निदेशालय देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती वाला जो उस वाला का, उसमें एक चीज और है बहुत महत्वपूर्ण जो केरल सरकार के समय में आई। केरल सरकार ने कहा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इट्स ऑल्सो टोल्ड द कोर्ट दैट द पीएफआई वांटेड द इस्लामीकरण ऑफ सोसाइटी बाय प्रमोटिंग कन्वर्जन कम्युनलिज्म ऑफ इश्यूज। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसके अलावा जो और है, दहशत फैलाने के लिए हाथ काटने जैसी हरकतें करता है पीएफआई। तो ये बिल्कुल जवाब आप दीजिए, लेकिन मैं विशाल जी से शुरुआत करता हूं। डॉक्टर विशाल, बिल्कुल। देखिए, जितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके सामने लाना चाहता हूं। सवाल किया जा रहा था बार बार कि क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया। जी, आपने कहा कि लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बहुत ही चिंता, मतलब बहुत ही सोचनीय प्रश्न है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता, समरसता, सद्भावना जैसे मुद्दों पर तो एक स्वर में बोला जाना चाहिए भैया जी। लेकिन यहां पर भी इफ एंड बट, ठीक है, न्यायपालिका में चीजें जाएंगी, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले जो चीजें, तथ्य जो सामने आ रहे हैं उन पर तो चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप रखिए, मैं उसके बाद सवाल जोड़ूंगा। 2000 सवाल कर रहे थे कि क्यों नहीं हुआ। 2017 में एनआईए ने डोजियर तैयार किया। जी, सुनिएगा। उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। 2021 में एनुअल पुलिस मीट होती है। जी, बिल्कुल सही। वार्षिक पुलिस मीटिंग होती है जो कि आईबी ऑर्गेनाइज करती है। बिल्कुल सही। लखनऊ में होता है। हमारे आदरणीय पीएम भी उसे अटेंड करते, शिरकत करते। जी, ध्यान दीजिएगा, उसमें बाकायदा मीट है, उसमें बाकायदा ये निकल कर आया, लोगों ने बोला, आसाम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मीट है एनुअल, कि ये रेडिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आउटफिट है। उसके आगे देखिएगा, एक प्रेजेंटेशन हुआ है वहां पे जिसका नाम है काउंटरिंग इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द नेबरहुड वे फॉरवर्ड। बाकायदा प्रेजेंटेशन हुई है और इसमें बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से नव उदार एवं सेकुलर मास मूवमेंट का आवरण ओढ़कर किस तरीके से, विशाल साहब सुन लीजिएगा विशाल साहब, राहुल सर, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत ध्यान से नहीं, आप सभी लोग बोले। भैया जी, मैं एक भी बार बोला क्या? और अगर मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं, मैं भी तथ्य रखूंगा, तो आप रखिएगा ना। मैं भी इसके बाद रखिएगा। ठीक है। इतना दर्द होने लगता है, बड़ा दर्द होता है। सुनिएगा यार, क्या दर्द होता है, दर्द होता है। देखिए आप, अरे मैं तो बोल लीजिए ना। सरकारी जो रिपोर्ट है, जो एनुअल मीट हुई है, उसमें जो चीजें बोली गई है, क्योंकि आप भी स्कॉलर हैं, वो भी स्कॉलर है, होता क्या है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। पॉइंट मिस हो जाता ना मैंने कुछ कहा ना, मैं तो अभी तो बताना शुरू किया कि क्या बताया गया है। उसमें साफ साफ कहा गया है, उसमें प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें कहा गया है कि भयावह डिजाइन उस आवरण के नीचे है। अब आज हमको बताइए, अगर कार्रवाई हो रही है तो अब बड़ी छटपटाहट हो रही है। और दूसरी बात भैया जी, एक तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका फैसला करेगी ना गलत और सच का। फिर सड़क पर आप कानून लेते हैं। और तीसरी बात, उस प्रेजेंटेशन में
उस प्रेजेंटेशन में जो एनुअल मीट हुई है, सुनिएगा कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये अपने मॉडुलस ऑपरेंडी के तहत, मतलब इनका है होगा कि उसके तहत इन्होंने ये जो नव सामाजिक आंदोलन का इन्होंने वो किया है, तो उसमें ये लोगों को सपोर्ट करते हैं और उसकी अंदर इनकी ये सेंसिटिव डिजाइन चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट है। अब सुन लिया ना, तो अब पहले नहीं, आप ही तो बोल रहे थे, नहीं आप ही बोल रहे थे कि 8 साल तक कुछ नहीं किया, 8 साल तक क्यों नहीं किया, 2017 में डोजियर बना है कि नहीं बना है? सुन लीजिए, आप गलत तथ्य रखते हैं जनता के सामने। मेरे तथ्य को आपने सुना ही नहीं है। देखिए, आपने कहा था कि 8 साल तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि देखिए, सरकार अगर कहती है कि प्रतिबंध लगना चाहिए, और अभी यहाँ पे क्या कहा गया, प्रतिबंध कैसे लगेगा, 90,000 पेज चाहिए, 9 साल चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी भाई, उसी उत्तर भाई झारखंड में, नहीं सुन लीजिए, झारखंड में इस मानसिकता को खत्म करने को तोड़ के बोला, अब हमारे बात को पूरी थोड़ी, मैंने जब 90,000 पेज का उदाहरण दिया, मैंने सीमी के बारे में कहा था और प्रतिबंध के बारे में भी 9 साल जवाब दे रहा हूं, विशाल जी सबों का जवाब ही दे रहा हूं। हर पे आप कंपेयर कर रहे हैं, सीमी के बारे में ये तो गलत ना बोले ना, फरवरी 2018 में झारखंड में इसको प्रतिबंधित किया गया। अगस्त 2018 में झारखंड हाई कोर्ट ने उस प्रतिबंध को हटा दिया, और फिर फरवरी 2019 में वहां पे प्रतिबंध लगा हुआ है पीएफआई पर झारखंड में। तो अगर इनकी रियल में मंशा थी तब तो ये अपना सकते थे। अगर झारखंड में लग सकता है, तभी तो डोजियर बन रहा था, तभी तो एनुअल नेशनल स्तर पे कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, और इसी कारण से आप नेशनल स्तर पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे। मैं जितनी मैं जानता हूं, चीजें जानता हूं, जैसे उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, वो डाटा कलेक्ट होता है, इंटेलिजेंस आता है, इंटेल आता है, और सेंट्रल लेवल पे आता है। अब मैं और एक महत्वपूर्ण बात पे आता हूं। बांग्लादेश सरकार ने क्या कहा है भारत सरकार को? डोसियर जो बांग्लादेश सरकार की तरफ से भेजा गया है, जब आसाम पे चीजें हुई और बाकी जगहों पे जिस तरह का आत्मघाती हमला हुआ, बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि पीएफआई, आईएसआईएस, खोरासान, अल-कायदा, इन सब का साठगांठ है और बांग्लादेश सरकार के पास पुख्ता सबूत है। अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने ये सारी चीजें सौंप दी है भारत सरकार को। तो केवल ये भारत के अंदर की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल से भी सबूत आ रहा है बांग्लादेश सरकार का। देखिए, 100 करोड़ रुपए की बात है, उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर भी सवाल है। पॉलिटिकल माइलेज का मैं बताता हूं, वन बाय वन। हाँ जी, पॉलिटिकल माइलेज का मैं बताता हूं आपको उदाहरण, और इनकी मंशा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। अभी आपने बड़ा चर्चा सुना होगा। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछूंगा, सारे लोग चुप रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सवाल आपसे, अभी आपने यूपी में देखा कि मदरसों का सर्वे चल रहा है। जी, चल रहा है कि भाई ऐसी जगह कोई अनऑथराइज मदरसा तो नहीं चल रहा है, लेकिन मोहन भागवत कहां जाते हैं? अनऑथराइज मदरसे में, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, और ऐसे इमाम के पास जाते हैं जो खुद अनऑथराइज बैठा हुआ उस मस्जिद के अंदर वक्फ बोर्ड को ठेंगा दिखाकर। मौलाना, मैं आपकी बात का आपका विरोध करता हूं सर, इस नाते मेरी पूरी सुनिए। यही बात आपके नहीं, ये बात कोई आपके बारे में भी कह सकता है, और यही बात आपके आगे निकल के भी कह सकता है। ये सबूत है। नहीं, ठीक है, सबूत है भाई, सबूत के आधार पे सवाल ये बात नहीं है मौलाना, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जमात उलमा-ए हिंद क्या कहता है, देवबंद क्या कहता है। देवबंद कहता है कि सबको आगे आना चाहिए और सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए। ये आपने नहीं कोट किया। जमीयत उलमा-ए हिंद ने क्या कहा? दो बयान है। जमीयत उलमा-ए हिंद का ये बयान आपने नहीं कोट किया, और देवबंद का ये बयान आपने नहीं कोट किया। जमीयत उलमा-ए हिंद के 2 बयान हैं। हम कहते हैं 10 सितंबर से पहले, मौलाना 10 सितंबर से पहले, पहले आप कहेंगे फिर मैं कहूंगा। हाँ सुनिए जी, 10 सितंबर से पहले जमीयत उलमा हिंद का बयान, मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान ये है कि ये मदरसों के खिलाफ सर्वे है और मुसलमानों को भटकाने की बात। सुनिए, उनके ऊपर दबाव नहीं है क्या? सुनिए ना। हाँ। फिर 10 सितंबर के बाद में जब सर्वे हो गए, तो फिर उनका बयान, जब वो अपने बड़े अधिकारियों का सर्वे करा चुके, उसके बाद में देवबंद में मीटिंग हुई, तो वहां क्या कहते हैं कि साहब ये सर्वे होना चाहिए। चला मौलाना, मेरी बात मैं नहीं कहता दबाव बनाया, क्या बनाया, सारे रोकिए, मैं नहीं कहता दबाव बनाया।